हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कथा अनकही में। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज अखिल की 13वीं है। मेरा मन अशांत है, बार बार नजर अखिल की तस्वीर पर चली जाती है। पति कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, पत्नी के लिए उसकी अहमियत कम नहीं होती है। इतने अपमान और धोखे के बावजूद पूरी जिंदगी मुझे अखिल का इंतजार रहा कि हो ना हो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और मेरे पास चले आए। पर यह मेरे लिए एक सपना ही रहा। आज जबकि वह सचमुच में नहीं रहे तो मन मानने को तैयार ही नहीं। बेटा बहू इंतजाम में लगे हैं और मैं अतीत के जख्मों को कुरेदने में लग गई। अखिल एक स्कूल में शिक्षक थे, साथ ही वह एक अच्छे कहानीकार भी थे। वह अक्सर मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों की कथाओं के बारे में बताते, तो ऐसे लगता जैसे मेरा ज्ञान शून्य है, मेरा साहित्य से कोई नाता नहीं था। फिर भी उनकी बातें ध्यान से सुनती थी। उसी का असर था कि मैं भी कभी कभी उनसे जवाब सवाल कर बैठती। वह बुरा नहीं मानते बल्कि प्रोत्साहित ही करते थे। ये उस दिन अखिल कोई कथा लिख रहे थे। कथा में दूसरी स्त्री का जिक्र था। मैंने कहा, यह सरासर अन्याय है, उस पुरुष का जो पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से संबंध बनाए। अखिल हंस पड़े और बोले, खूबसूरत स्त्री हमेशा पुरुष की कमजोरी रही है। पुरुष को फिसलते देर नहीं लगती। मैं ऐसी स्त्री का मुंह नोच लूंगी। अत्यधिक क्रोधित होते हुए मैं बोली, पुरुष का नहीं। अखिल ने टोका, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कई साल गुजर गए उस बातचीत को, पर आज सोचती हूँ कि मैंने बड़ी गलती की। मुझे अखिल के सवाल का जवाब देना चाहिए था। औरत का मौन खुद के लिए हानिकारक होता है। पुरुष इसे स्त्री की कमजोरी मान लेता है और कमजोर को सताना हमारे समाज का दस्तूर है। इसी दस्तूर ने ही तो मुझे 30 साल अखिल से दूर रखा। आखिरकार मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था अखिल पर। 2 बच्चों के पिता अखिल ने जब इंटर की छात्रा सोनम को घर पर ट्यूशन देना शुरू किया तो मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि दोनों के बीच प्रेम पनप रहा है। मैं भी कितनी मूर्ख थी कि बगल के कमरे में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेटी रहती, पर एक बार भी नहीं देखती कि अंदर क्या हो रहा है। कभी गलत विचार मन में पनपे ही नहीं। पता तब चला जब सोनम गर्भवती हो गई और एक दिन अखिल अपनी नौकरी छोड़कर जयपुर चले गए। मेरे सिर पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊं? कैसे कटेगी जिंदगी? बच्चों की परवरिश कैसे होगी? लोग तरह तरह के सवाल करेंगे तो उनका जवाब क्या दूंगी? कहेंगे कि इसका पति लड़की लेकर भाग गया। पुरुष का जल्दी कोई दोष नहीं देता, उन्हें मुझ में ही खोट नजर आएंगे। कहेंगे कैसी औरत है जो अपने पति को संभाल ना सके। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने स्त्री धर्म का पालन किया है। मैंने उन वचनों को निभाया जो अग्नि को साक्षी मानकर लिए थे। तीज का व्रत याद आने लगा। कितनी तड़प और बेचैनी होती है जब सारा दिन बिना अन्न जल के अपने पति का साथ 7 जन्मों तक पाने की लालसा में गुजार देती थी। गला सूख कर कांटा हो जाता था। शाम होते होते लगता दम निकल जाएगा। अखिल कहते, यह सब करने की क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर वह क्या जाने इस तड़प में भी कितना सुख होता है। उसका यह सिला दिया अखिल ने। बनारस रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। लोगों की शक की नजरों ने जीना हराम कर दिया था। असुरक्षा की भावना के चलते रात में नींद नहीं आती थी। दोनों बच्चे पापा को पूछते। इसी बीच भैया आ गए। उन्हें मैंने सूचित किया था। आते ही हम दोनों को खरी खोटी सुनाने लगे। मुझे जहाँ लापरवाह कहा वहीं अखिल को लंपट कहा। मैं लाख कहूँ कि मैंने उन पर भरोसा किया। अब कोई विश्वासघात पर उतारू हो जाए तो क्या किया जा सकता है? क्या मैं उठ उठ कर उनके कमरे में झांकती कि वह क्या कर रहे हैं? क्या यह उचित होता? उन्होंने मेरे पेट में छुरा भोंका। यह उनका चरित्र था पर मेरा नहीं, जो उन पर निगरानी करूं। तो भुगतो। भैया गुस्साए। भैया ने भी मुझे नहीं समझा। उन्हें लगा कि मैंने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है। पति को ऐसे छोड़ देना मूर्ख स्त्री का काम है। मैं रोने लगी। भैया का दिल पसीज गया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने जयपुर चलने के लिए कहा। देखता हूँ कहाँ जाता है, भैया बोले। हम जयपुर आए और मैं वहीं रहने लगी। एक दिन अखिल का पता चल गया। उन्होंने सोनम से विवाह कर लिया था। सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ।
अखिल इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। उस रोज भैया भी मेरे साथ जाना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। बिना वजह बहस हाथापाई का रूप ले सकती थी। घर पर सोनम मिली, देखकर मेरा खून खौल गया। मैं बिना इजाजत घर में घुस गई। उसमें आंख मिलाने की भी हिम्मत न थी। वह नजरें चुराने लगी। मैं बरस पड़ी। मेरा घर उजाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उसकी निगाहें झुकी हुई थी। चुप क्यों हो? तुमने तो सारी हदें तोड़ दी। रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा। यह आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने मुझे बहलाया था। आज मैं ना इधर की रही ना उधर की। उसकी आंखें भर आई। एकाएक मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मैं विचार करने लगी, इसमें सोनम का क्या दोष? जब दो बच्चों का पिता अपनी मर्यादा भूल गया तो वह बेचारी तो अभी नादान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, पर यहाँ गुरु ही शिष्या का शोषण करने पर तुला है। अखिल से मुझे घिन आने लगी, खुद पर शर्म भी। कितना फर्क था दोनों की उम्र में। अखिल को इसका भी ख्याल नहीं आया कि लाज शर्म मान सम्मान सबको लात मारकर भाग गया। कायर बुजदिल, तुम्हारी उम्र ही क्या है? कुछ सोचकर मैं बोली, बेहतर होगा तुम अपने घर चली जाओ और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। अब संभव नहीं है। क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? गर्भ गिराया भी तो जा सकता है। सोचो तुम्हें अखिल से मिलेगा क्या? उम्र का इतना बड़ा फासला, उस पर रखेल की संज्ञा। मुझे सब मंजूर है क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि अखिल ने तुम्हें बहलाया है, फिर यह प्यार मोहब्बत की बात कहाँ से आ गई? जिसे तुम प्यार कहती हो वह बस शारीरिक आकर्षण है। एक दिन अखिल का मन तुमसे भी भर जाएगा तो किसी और को ले आएगा। अरे जिसे दो अबोध बच्चों का ख्याल नहीं आया, वह भला तुम्हारा क्या होगा? मैंने सोनम को भरसक समझाने का प्रयास किया, तभी अखिल आ गया। मुझे देखकर सकपकाया, बोला तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम जहन्नुम में भी होते ना तो तुम्हें खोज लेती। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें अपने से अलग ही कब किया था? अखिल ने ढिठाई के साथ कहा। बेशर्मी कोई तुमसे सीखे, मैं बोली। इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं चीखी। मैंने कहा था इसे लाने के लिए। अखिल ने कहा, मेरे प्रति तुम्हारी बेरुखी का नतीजा है ये। 24 घंटे क्या सारी औरतें अपने मर्दों की आरती उतारती रहती हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मन मुझसे भर गया था? जो समझो, पर मेरे लिए तुम अब भी वैसी ही हो। पत्नी? हाँ। तो यह कौन है? रखेल? जबान को लगाम दो। अखिल तनिक ऊंचे स्वर में बोले। यह सब उनका सोनम के लिए नाटक था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े पाखंडी हो। असल में तुम नाली के कीड़े हो। मैं उठने लगी। याद रखना, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, एक पतिव्रता स्त्री की आस्था खंडित की है। मेरी बदुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इसके साथ कभी सुखी नहीं रहोगे। भर्राए गले से कहते हुए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भरे कदमों से घर आ गई। इस बीच मैंने परिस्थितियों से मुकाबला करने का मन बना लिया था। अखिल मेरे चित्त से उतर चुका था। रोने गिड़गिड़ाने या फिर किसी पर आश्रित रहने से अच्छा है मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। बेशक भैया ने मेरी मदद की, मगर मैंने भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए भरपूर मेहनत की। इसका मुझे नतीजा भी मिला। बेटा दीपक सरकारी नौकरी में आ गया और मेरी बेटी साक्षी का विवाह हो गया। बेटी के ब्याह में शुरुआती दिक्कतें आई। लोग मेरे पति के बारे में उल जुलूल सवाल करने लगे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक जगह बात बन गई। उन्हें हमारे परिवार से रिश्ता रखने में कोई खोट नजर नहीं आई। अब मैं पूरी तरह बेटे बहू में रम गई। जिंदगी से जो भी शिकवा शिकायत थी सब दूर हो गई। उल्टे मुझे लगा कि अगर ऐसा बुरा दिन ना आता तो शायद मुझ में इतना आत्मबल ना आता। जिंदगी से संघर्ष करके ही जाना कि जिंदगी किसी के भरोसे नहीं चलती। अखिल नहीं है तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए? एक बंद होगा तो 100 खुलेंगे। इस तरह कब मैं 60 की हो गई पता ही नहीं चला। इस दौरान अक्सर अखिल का ख्याल जहन में आता रहता। कहाँ होंगे, कैसे होंगे? एक रोज भैया ने खबर दी कि अखिल आया है, वह मुझसे मिलना चाहता है। मुझे आश्चर्य हुआ, भला अखिल को मुझसे क्या काम? मैंने ज्यादा सोच विचार करना मुनासिब नहीं समझा। वर्षों बाद अखिल का आगमन मुझे भाव विभोर कर गया। अब मेरे दिल में अखिल के लिए कोई रंज न था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई, बाल संवार कर जैसे ही मांग भरने के लिए हाथ ऊपर किया तो दीपक ने रोक लिया। मम्मी पापा हमारे लिए मर चुके हैं।
नहीं, मैं चिल्लाई। वह आज भी मेरे लिए जिंदा है। वह जब तक जीवित रहेंगे मैं सिंदूर लगाना नहीं छोड़ूंगी। तू कौन होता है मुझे ये सब समझाने वाला? मम्मी, उन्होंने क्या दिया है हमें? आपको एक जिल्लत भरी जिंदगी, दर दर की ठोकरें खाई हैं हमने, तब जाकर यह मुकाम पाया है। उन्हें न तो कभी झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारा ना सही हमारा तो ख्याल किया होता। कोई अपने बच्चों को ऐसे दुत्कारता है? दीपक भावुक हो उठा। वह तेरे पिता हैं, सिर्फ नाम के। हमारे संस्कारों की जड़ें अभी इतनी कमजोर नहीं है बेटा कि माँ बाप को माँ बाप का दर्जा लेखा जोखा करके दिया जाए। उन्होंने तुझे अपनी बाहों में खिलाया है। तुझे कहानी सुनाकर वही सुलाते थे। इसे तो भूल गया होगा, पर मैं नहीं। कितनी ही रात तेरी बीमारी के चलते वह सोए नहीं। आज तू कहता है वह सिर्फ नाम के पिता है। मैं कहती रही, अगर तुझे उन्हें पिता नहीं मानना तो मत मान, पर मैं उन्हें अपना पति आज भी मानती हूँ। दीपक निरुत्तर था। मैं भरे मन से अखिल से मिलने चल पड़ी। अखिल का हुलिया काफी बदल चुका था। वह काफी कमजोर लग रहे थे, मानो लंबी बीमारी से उठे हों। मुझे देखते ही देखते उनकी आंखें नम हो गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत दुख दिए हैं। जी में आया कि उनके बगैर गुजारे एक एक पल का उनसे हिसाब लूं, पर खामोश रही। उम्र के इस पड़ाव पर हिसाब किताब व्यर्थ लगने लगे थे। अखिल मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे। इतनी सजा काफी थी। गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता। पर अखिल अब भी मेरे पति थे। मैं अपने पति को और जलील नहीं देख सकती थी। बातों बातों में भैया ने बताया कि अखिल के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। सुनकर मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मैं आंसू भरे नेत्रों से भैया को देखने लगी। बरसों बाद अखिल आए भी तो इस स्थिति में। कोई औरत विधवा होना नहीं चाहती। मुझसे रहा न गया, उठकर कमरे में चली गई। पीछे से भैया भी आ गए। शायद उन्हें आभास हो गया था। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, इन आंसुओं को रोको। मेरे वश में नहीं। सोनम दवा के पैसे नहीं देती। वह और उसके बच्चे उसे मारते पीटते हैं, बाप पर हाथ छोड़ते हैं। क्या करोगी? ऐसे रिश्तों का यही परिणाम होता है। भैया की बातों से मैं रोने लगी। भैया, अखिल को कहो वह मेरे साथ ही रहें। मैं उनकी पत्नी हूँ। भले ही हमारा शरीर अलग हुआ है, पर आत्मा तो एक ही है। मैं उनकी सेवा करूँगी। मेरे सामने दम निकलेगा तो मुझे तसल्ली होगी। भैया कुछ सोच विचार कर बोले, दीपक तैयार होगा? वह कौन होता है हम पति पत्नी के बीच में ऐतराज जताने वाला? ठीक है, मैं बात करता हूँ। अखिल ने साफ मना कर दिया। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे जितना तिरस्कार मिलेगा मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैं इसी का हकदार हूँ। इतना बोलकर अखिल चले गए। मैं बेबस कुछ भी ना कर सकी। आज भी वह मेरे ना हो सके। पर आज और कल में एक फर्क था। वर्षों इस आस में मांग भरती रही कि अगर मेरे सतीत्व में बल होगा तो अखिल जरूर आएंगे। वह लौटे, देर से ही सही। उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी होने का एहसास कराया। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल